आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में एक और नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसके पहले हम लोगों ने अपने दो चैप्टर को ख़त्म कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। दोनों चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करने के बाद आज हम लोग थर्ड चैप्टर पे आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है, बहुत सिंपल चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, है ना। ये चैप्टर पूरा का पूरा दो ही चीज़ों के ऊपर बात होगा हमेशा। इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में दो ही चीज़ों के ऊपर हमेशा बात होगा। पहला हमारा बात होगा कि फाइबर क्या होता है, दूसरा बात हम लोग करेंगे कि फैब्रिक क्या होता है। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले 1-2 मिनट का समय लेकर इन्हीं दोनों को समझ लिया जाए कि आखिर फाइबर और फैब्रिक होता क्या है। तब जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और चैप्टर में हम लोगों का क्लैरिटी आ पाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइबर और फैब्रिक का मतलब ही समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला तो इसमें दिया हुआ है फैब्रिक का मतलब क्या है, डेफिनेशन है फैब्रिक का, वो देख लेते हैं। फैब्रिक इज द क्लोथ दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और निटिंग टेक्सटाइल फाइबर्स। फैब्रिक का मतलब होता है सिंपल सा कपड़ा, जो कपड़ा आप पहने हुए हैं। समझ आ रही है बात। जो कपड़ा आप पहने हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉथ बोलते हैं। आप क्लॉथ ना बोल के आप उसको फैब्रिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है बात। हाँ बस, और कोई बड़ा बात नहीं है। मतलब जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, जैसे पैंट, मोजा, शर्ट, है ना, जीन्स, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, फैब्रिक कहलाएगा। ओके। और ये सब बनता कैसे है, वीविंग या फिर आप उसको निटिंग भी बोल सकते हैं। वीविंग का सिंपल सा मतलब होता है, वीविंग या फिर निटिंग, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। वीविंग का मतलब होता है बुनना। समझ आ रही है बात। लेकिन क्या आज हम लोग जो ज़्यादातर कपड़ा पहनते हैं, क्या वो कपड़ा हाथों से बुना हुआ होता है? नहीं, वो मशीन से बना हुआ होता है। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा भी था भारत में जब हम लोगों के पास मशीन का कपड़ा नहीं होता था, टोटली हम लोग हाथ के बुने हुए कपड़े ही पहनते थे। उसका यदि 2-4 एग्जाम्पल यदि आपको आज के ज़माने में देखना हो बुना हुआ कपड़ा, तो आप स्वेटर देख सकते हैं, आप टोपी देख सकते हैं, जाड़े के समय में जो हम लोगों की मम्मी लोग बुनती हैं, वही आज जो बचा हुआ है। उसके अलावा आज आपको कपड़ा कहाँ दिखता है जो कि हाथों से बुना हुआ है? लगभग ना के बराबर दिखता है कि नहीं। जैसे आप किसी भी मॉल में चले जाओ, किसी भी कपड़े के दुकान पे चले जाओ, 99.9% चांस है कि वहाँ पे आपको हाथ से बुना हुआ कपड़ा नहीं मिलेगा, मशीन से बुना हुआ कपड़ा मिलता है ना। तो फैब्रिक का सिंपल सा मतलब हुआ कपड़ा, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं। और फैब्रिक बनता किससे है? फाइबर से बनता है। अब सवाल है कि सर फाइबर क्या है, चलो उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो जरा ध्यान से। तो फैब्रिक का मतलब क्या समझना है आपको, पहले कपड़ा समझना है। ओके। और फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनता किससे है? फाइबर से बनता है। तो अब फाइबर भी समझना पड़ेगा कि आखिर फाइबर क्या होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। अगला है हमारा वही फाइबर। फाइबर इज अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड। फाइबर सिंपली जितना पतला हमारा बाल होता है ना, सिर का बाल जो होता है, इतना ही पतला पतला हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फाइबर। और इसी को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है धागा, यानी कि यार्न। यार्न समझते हैं आप क्या होता है? धागा। अरे धागा जो हम लोग अपने घरों में किसी चीज़ को सिलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो धागा बना है, वो धागा किससे बना है? फाइबर से बना हुआ है। मतलब सबसे छोटा हिस्सा हमारा क्या हुआ कपड़ों का? फाइबर। फाइबर से बनेगा धागा। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा हिस्सा कपड़ा का होता है क्या? फाइबर। उस फाइबर को जोड़ जोड़ के क्या बनाया जाता है? धागा। और फिर धागा को बुन बुन के बनाया जाता है आपका कपड़ा, यानी कि फैब्रिक। सर तो फैब्रिक में तो सर मोटा मोटा आ जाता है। नहीं, फैब्रिक देखो, धागा कितना मोटा होता है? बहुत पतला होता है। धागा बहुत पतला होता है, तो उससे भी पतला हमारा होता है फाइबर। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइबर बेसिकली क्या है? सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। सिंपल मतलब कि जितना हमारा पतला बाल होता है उससे भी पतला वो होता है, उसको जोड़ जोड़ के बनाया जाता है धागा। और फिर धागा से बनता है हमारा कपड़ा, यानी कि फैब्रिक। ओके। ऑल फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी कपड़े बनते हैं, यानी कि फैब्रिक जितने भी बनते हैं, वो किससे बनते हैं? यार्न से बनते हैं। यार्न मतलब धागा से बनता है। और धागा किससे बनता है? फाइबर से बनता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले आपके पास होगा फाइबर, जो कि बहुत छोटा होता है,
बहुत पतला होता है। फाइबर को जोड़ के बनाया जाएगा क्या? धागा, यानी कि यार्न, और फिर यार्न से बनेगा हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा। कोई डाउट इसमें? कभी आप धागा को गौर से देखोगे ना, वो जो पतला वाला धागा आता है जिससे हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते हैं, उस धागा को कभी आप गौर से देखेंगे ना तो वो भी छोटे छोटे हिस्से से मिलके बना हुआ होता है कि नहीं? तो वही हमारा छोटा छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? फाइबर कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइबर और फैब्रिक क्या है। कोई डाउट इसमें? समझ में आया बात? तो फाइबर का मतलब हुआ सबसे छोटा हिस्सा, कपड़ा का सबसे मतलब जो भी कपड़ा बनता है उसका सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा? फाइबर कहलाएगा। फाइबर को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है यार्न यानी कि धागा, फिर धागा को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है फैब्रिक यानी कि कपड़ा। बस इतना सिंपल है। तीन ही चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है फाइबर सबसे छोटा हिस्सा होता है, फाइबर से बनता है यार्न जो कि धागा हमारा सिंपली कहलाता है, और फिर धागा से बनता है हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा। यही तीन बात ध्यान रखना है आपको। तो क्या अब आपको फाइबर और फैब्रिक दोनों का मतलब पता चला? चल आगे बढ़ते हैं। अब फाइबर हमारा दो प्रकार का होता है। एक फाइबर होता है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल, या फिर आप उसको सिंथेटिक फाइबर या फिर ह्यूमन मेड फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो फाइबर है वो है नेचुरल फाइबर। इसको समझते हैं कि आखिर नेचुरल फाइबर क्या होता है। देखो, द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम लोग तो कॉटन, जूट, सिल्क एंड ऊल। जो फाइबर आपको प्लांट या फिर एनिमल के द्वारा मिल जाता है अपने आप कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि इसमें नेचर का देन है। समझ में आ रही है बात? जैसे प्लांट, एनिमल, मतलब ऐसे फाइबर, हाँ कह सकते हैं, मतलब ऐसे फाइबर जो कि आपको प्लांट और एनिमल से मिलता है नेचुरली, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर। ओके, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, सिल्क हो जाएगा, ऊल हो जाएगा। ये सब नेचुरल फाइबर कहलाएगा क्योंकि इसमें हमारा कोई हाथ बनाने में नहीं होता, ये नेचर के द्वारा बनता है। समझ में आ रही है बात? जैसे आप एक बार कॉटन और जूट का खेती करते हैं, नेचर उसको अपने आप बना देता है कि नहीं? क्या ऐसा हम लोग करते हैं क्या कि जूट का भी पेड़ हम ही लगाएंगे, कॉटन का भी पेड़ हम ही लगाएंगे और उसमें कॉटन या फिर जो जूट आएगा वो भी हम ही जाके उसमें टांग देंगे? ऐसा तो होता ही नहीं है। बस हम लोग पेड़ पौधा लगा देते हैं, उसमें से कॉटन जूट अपने आप निकल जाता है। वो तो नेचर का दिन हुआ ना। उसी प्रकार से सिल्क हो गया, ऊल हो गया। जैसे ऊल हमारा निकलता है ज़्यादातर कहाँ से? भेड़िया से, सीप से। तो क्या सीप के पीठ पे जाके हम लोग लगाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो नेचर का देन है, वो ऑटोमेटिक ग्रो करता है। तो जो फाइबर आपको प्लांट और एनिमल से नेचुरली मिल जाए, ऑटोमेटिक मिल जाए, वो हमारा कहलाएगा नेचुरल फाइबर। ठीक है, उसके बाद कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पे चार का बात हुआ था, कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल। इसमें से देखा जाए तो दो जो हमारा शुरुआत का है कॉटन और जूट, ये दोनों प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलता है। तो कॉटन का भी खेती होता है, जूट का भी खेती होता है, और इन दोनों को अच्छे तरीके से लगाया जाता है, फिर इनका जाके खेती करके आपको कॉटन या फिर जूट मिलता है। उसी प्रकार से बात करें सिल्क और ऊल का, तो सिल्क एंड ऊल आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये एनिमल से मिलता है। जैसे बात करें ऊल का, तो ऊल तो बड़ा सिंपल है, आपको भेड़िया से मिल जाता है, सीप से, है ना। लेकिन सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। एक छोटा सा कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिल्क वॉर्म, और वही सिल्क को प्रोड्यूस करता है। इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा लाइफ साइकिल होता है सिल्क वॉर्म का। अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ना है, लेकिन जब भी मिलेगा तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो कॉटन और जूट का खेती होता है, यानी कि ये प्लांट से मिलेगा, लेकिन जो सिल्क और ऊल है ये आपका एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म हमने कहा ना आपको कि छोटा सा कीड़ा जैसा होता है ना, उसी से मिलता है आपको सिल्क फाइबर। ओके, आगे ऊल फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द सीप, गॉट, रैबिट्स, याक्स एंड कैमल्स। उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें ऊल के बारे में, यानी कि ऊल के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये आपको मिलेगा सीप से मिल जाएगा, यानी कि भेड़िया से मिल जाएगा, बकरी से मिल जाएगा, रैबिट मतलब खरगोश से भी मिलता है, याक से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है, इस सब से आपको ऊल मिल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा नेचुरल फाइबर। उसके बाद है ह्यूमन मेड, या फिर आप इसको सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। मतलब जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार का फाइबर
हम लोग अपने से बनाते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग का ही पूरा रोल होता है, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि आखिर ह्यूमन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर क्या कहलाता है ना। देखो, फाइबर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल सबस्टेंसेस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। जो फाइबर हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है फैक्ट्री में केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करके, उस प्रकार के फाइबर को हम लोग ह्यूमन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर कह देते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है आर्टिफिशियल फाइबर। तो इसका 3 नाम है। आप चाहो तो इसको ह्यूमन मेड फाइबर बोल सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल फाइबर बोल सकते हैं, सब सही है इसके लिए, कोई डाउट इसमें। तो ये वाला फाइबर में क्या किसी प्रकार का नेचर का कोई रोल है? बिल्कुल नहीं, इसमें सारा हाथ किसका है? ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पॉलिस्टर नाम सुना होगा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, है कि नहीं? क्या ये सब नाम सुने कि नहीं आप लोग बताओ? बिल्कुल सुने हुए। तो ये सब जो फाइबर है ये सब ह्यूमन मेड फाइबर है, जो कि ह्यूमन बीइंग अपने से फैक्ट्री में इसको तैयार करता है, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला हम लोग बात करेंगे सम प्लांट फाइबर्स, यानी कि कुछ प्लांट फाइबर के बारे में बात करेंगे, जैसे हम लोग कॉटन हो गया, है ना, उसी प्रकार से जूट हो गया। इन सब के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई डाउट है? चलिए, बहुत अच्छी बात, कोई डाउट नहीं है तो मिलते अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर सम प्लांट फाइबर्स। इस टॉपिक में हम लोग 2 प्लांट फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्लांट फाइबर इसमें जो हम लोग 2 डिस्कस करेंगे वो पहला होगा कॉटन, दूसरा होगा जूट। क्योंकि ये दोनों का दोनों कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है ना, मतलब कि प्लांट से ही हम लोगों को कॉटन और जूट दोनों मिलता है। तो कॉटन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और जूट के बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कॉटन को लेकर, कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर। कॉटन जो होता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है। कॉटन के कपड़े को जब आप मार्केट में खरीदोगे तो उसको ना आप छू के पता कर सकते हैं कि कॉटन है कि नहीं है, मतलब ये ओरिजिनल कॉटन है या डुप्लीकेट कॉटन है। क्योंकि ओरिजिनल कॉटन जो होगा वो बिल्कुल सॉफ्ट होगा, बहुत मुलायम होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और चूंकि इतना सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसलिए कॉटन का कपड़ा थोड़ा महंगा आता है। क्या लगता है आपको कि कॉटन का कपड़ा इतना सस्ता मिलेगा आपको? बिल्कुल नहीं मिलता है। क्यों नहीं सस्ता मिलेगा? रीज़न बड़ा साफ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इसको बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है, इसीलिए ये थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। आगे, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। बेसिकली कॉटन का जो खेती होता है, कॉटन का खेती जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे मिट्टी, काला मिट्टी पाया जाता हो। कैसा मिट्टी? जला हुआ नहीं, काला काला, ब्लैक सॉइल, काला मिट्टी पाया जाता हो। और दूसरा बात, वहाँ का जो क्लाइमेट है, मतलब वहाँ का जो माहौल है वो गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको हम लोग कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जैसे देखो, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। कॉटन का जो खेती होता है, पहला बात काले मिट्टी पे होता है, ब्लैक सॉइल पे, पहला बात। दूसरा बात, वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। वार्म का मतलब थोड़ा बहुत गर्म वाला जगह होना चाहिए, कहने का मतलब वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात इसमें बोला है द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट का मतलब हुआ कि कॉटन प्लांट में जो कॉटन लगता है ना, वो एक तरीके से बॉल के तरह लटका रहता है। बॉल के तरह लटकने का मतलब है, जैसे आप नींबू के पेड़ में देखे होगा ना, नींबू कैसे लटका हुआ रहता है, उसी तरीके से कॉटन प्लांट के पेड़ में, मतलब कॉटन के पेड़ में नींबू के जैसा ही कॉटन लटका हुआ रहता है। और वो जब वो पक जाता है, उसके बाद हम लोग जाके उसको नींबू जैसे हम लोग पेड़ से तोड़ते हैं, उसी तरीके से कॉटन बॉल को भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉटन प्लांट में कॉटन बॉल जो लटका रहता है वो बस उसी तरीके से लटका रहता है जिस तरीके से नींबू के पेड़ में नींबू लटका रहता है, ठीक है। आगे, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब वो कॉटन बॉल जब वो पक जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तो वो अपने आप फट जाता है। फटने के बाद उसके सीड्स आपको दिखने चालू हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो अंदर कॉटन रहता है वो भी दिखना
चालू हो जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि पकने के बाद जब वो कॉटन बॉल अच्छी तरीके से पक जाता है तो अपने आप बस्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट होने का मतलब पूरा फैल नहीं जाता है, मतलब वो फट जाता है और उसके अंदर जो सीड बीज वगैरह होता है और जो उजला उजला कॉटन होता है वो आपको दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन पकने के बाद, मैच्योर होने के बाद, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड्स। अब जब वो एक बार फट जाता है तो जनरली उस कॉटन बॉल को हम लोग जाके हाथों से ही तोड़ के अपने घर लेके आ जाते हैं झोले में भर के, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है गिनिंग। गिनिंग एक प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें क्या होता है देखो, गिनिंग इज अ प्रोसेस टू सेपरेट द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम दी सीड्स। अब जैसे देखो होता क्या है ना, सबसे पहली बात तो आपका कॉटन बॉल किस में लगा हुआ था, कॉटन प्लांट में लगा हुआ था। जब वो मैच्योर हुआ, फट गया, फटने के बाद उसमें आपको क्या दिख रहा है, सीड्स भी दिख रहे हैं और उजला उजला कॉटन भी दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ के घर लेके आ जाते हैं। अब वो जो कॉटन बॉल को तोड़ के अपने प्लांट से घर लेकर आप आए हैं, उसमें देखा जाए तो दो चीज़ है। पहला तो उसमें आपको कॉटन है उजला उजला, दूसरा उसमें अभी भी आपका सीड्स मिला हुआ है। तो आप क्या करोगे, सीड्स को और उस कॉटन को दोनों को अलग अलग करोगे। तो जो हमने प्लांट से, मतलब कि कॉटन प्लांट से जो हमने कॉटन बॉल को तोड़ के घर लाया, उस कॉटन बॉल से जब हम लोग सीड्स को अलग कर देंगे, सीड्स को अलग कर देंगे और कॉटन को अलग कर देंगे, यही प्रोसेस कहलाता है गिनिंग। तो कोई पूछे कि बताइए गिनिंग क्या है, तो बताइएगा गिनिंग बेसिकली हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉटन बॉल में से सीड्स को अलग कर देते हैं, यानी कि बीज को अलग कर देते हैं कॉटन का, और जो कॉटन होता है उसको हम लोग अलग कर देते हैं। मतलब सेपरेट करने का काम करते हैं हम लोग कॉटन और कॉटन के सीड्स को। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गिनिंग। आगे, ट्रेडिशनली गिनिंग वॉज डन बाई हैंड। पहले के ज़माने में गिनिंग प्रोसेस जो है वो हाथों से होता था। मतलब कि लोग बैठते थे घरों में, मतलब खेत से पहले तोड़ के लाते थे कॉटन बॉल, उस कॉटन बॉल से सीड्स को अलग करते थे, फिर से कॉटन को अलग करते थे, घर में बैठ के हाथों से करते थे। उस समय बहुत लगता था, मेहनत बहुत लगता था। लेकिन दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन आज के समय में यदि हम लोग बात करें तो आज के समय में हम लोग गिनिंग के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आज के समय में हम लोग कॉटन बॉल से कॉटन सीड, मतलब कॉटन सीड्स जो होते हैं उसको अलग, कॉटन को अलग करना ये हम लोग नहीं करते, वो सब मशीन कर देता है। हम लोग बस क्या करते हैं, खेतों से कॉटन बॉल को तोड़ कर लेके आते हैं, मशीन में उसको डाल देते हैं। मशीन अपने क्या करता है, मशीन अपने आप उस सीड्स को अलग कर देता है, कॉटन को अलग कर देता है, सब कुछ इसमें अपने आप अलग हो जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में हमारा सब कुछ हाथों से होता था, लेकिन अब चूंकि हमारे पास मशीन है तो सब कुछ मशीन से होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉटन के बारे में। अगला है जूट। ये दो ऐसे फाइबर हैं जो कि प्लांट से हम लोगों को सबसे ज़्यादा मिलता है। जूट के बारे में भी देख लेते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट मतलब जूट का भी खेती होता है, इसका भी प्लांट होता है, उसको हम लोग कहते हैं जूट प्लांट। और जूट प्लांट के स्टीम यानी कि टहनी में ही जूट फाइबर लगा रहता है। समझ पा रही है बात, मतलब जूट प्लांट के टहनी में ही जूट फाइबर लगा रहता है, हम लोग उसको खरोच के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसका जो खेती होता है जूट प्लांट का ज़्यादातर कब होता है, बरसात के समय में, ठीक है। आगे, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। हम लोग बात करें इंडिया में तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट का खेती कहाँ होता है, सबसे पहले वेस्ट बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा असम। ये तीन जगह में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जूट का खेती होता है। उसके बाद द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। मतलब जूट प्लांट को तब काटा जाता है जब इसमें फ्लावर आने वाले होते हैं, उसी समय काट लिया जाता है। मतलब लोगों का ऐसा मानना है और साइंस भी यही कहता है कि जूट प्लांट में जब फूल आना स्टार्ट हो जाए उसी समय में आप जूट प्लांट को काट लीजिए और जूट को प्राप्त कर लीजिए। समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ना, यदि फ्लावर निकल गया, फ्लावर निकल के यदि वो अपने आप टूट के बिखर गया इधर उधर, तो ऐसा माना जाता है कि जो जूट का क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगा। मतलब पहले लोग क्या करते हैं, देखो जनरली होता क्या है, जब फूल जब पक जाता है, अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है, तब लोग फसल को काटते हैं, तब माना जाता है कि हाँ कि ये पक गया। लेकिन इसमें केस अलग है। इसमें क्या है, जब फ्लावर आने ही वाला होता है जूट प्लांट में, उसी समय काट लिया जाता है।
क्योंकि अभी जब काट लिया जाएगा तो जो जूट प्राप्त होगा वो बेस्ट क्वालिटी का जूट प्राप्त होगा, लेकिन फ्लावर आने के बाद, फ्लावर के पकने के बाद उसको जब काटा जाएगा तो लोगों का मानना है कि जो जूट का क्वालिटी वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जूट में जब फ्लावर हमारा आता है, फ्लावरिंग स्टेज जब होता है जूट प्लांट में, उसी समय में इसको काट लिया जाता है, हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. प्लांट को यानी कि जूट प्लांट को काट लेने के बाद उसको पानी में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, क्यों छोड़ते हैं? ताकि जूट प्लांट के स्टीम में जो जूट लगे हुए हैं वो और मजबूत हो जाए, मतलब अच्छा सा स्ट्रक्चर वो अपना ले। ठीक है, द स्टीम्स, रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। पानी में रखे रखे जो टहनी होता है जूट प्लांट का वो सड़ जाता है, गल जाता है पूरी तरीके से, तो फिर बचा केवल क्या हमारे पानी में, बताओ? जूट बचा। और हम लोग नॉर्मली उस जूट को फिर हाथों से ही बाहर निकाल लेते हैं पानी से। ठीक है, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अभी आपके सामने बस जूट का क्या आया है? फाइबर आया है। बस इतना जो हम लोगों ने किया, इससे क्या है, आपके पास केवल जूट का फाइबर आया। अब उस जूट फाइबर से क्या बनाया जाएगा? यार्न बनाया जाएगा, यानी कि धागा बनाया जाएगा। और धागा के बाद फिर जूट से जो बनाना होगा वो बनाया जाएगा। जनरली जूट का क्या देखते हैं हम लोग मार्केट में? बैग। क्या जूट का कपड़ा बनता है क्या? नहीं, जूट का कपड़ा नहीं, जनरली जूट का क्या बनता है? फिर बैग बनता है। हाँ, कैरी बैग वगैरह सब बनता है। तो इस तरीके से हमारा जूट का खेती होता है। ओके, यहाँ तक कोई समस्या है? अगला टॉपिक है हमारा स्पिनिंग कॉटन यार्न। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम होगा स्पिनिंग कॉटन यार्न। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से स्पिनिंग किया जाता है। स्पिनिंग का मतलब हुआ किस तरीके से धागा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है, उसी को हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक है, और वो धागा किससे बनेगा? कॉटन, बेसिकली फाइबर से बनेगा, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है किसी भी कपड़े का? फाइबर होता है। फिर फाइबर से क्या बनाया जाता है? यार्न बनाया जाता है, यानी कि धागा बनाया जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में थ्रेड भी बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर थ्रेड यानी कि धागा से फिर बनता है हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पिनिंग क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब फाइबर से जब आप यार्न बनाते हैं यानी कि धागा बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। पहले के ज़माने में फाइबर से धागा बनाया जाता था, यानी कि पहले के ज़माने में फाइबर से धागा यानी कि यार्न बनाया जाता था चरखा से। आपने देखा होगा गांधी जी का चरखा, उससे बनाया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो सब कुछ मशीन से हो जाता है कि नहीं? तो आज काम भी बहुत फास्ट हो जाता है और बड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, आगे। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. इसमें बेसिकली होता क्या है इस प्रोसेस में, यानी कि स्पिनिंग में कॉटन का फाइबर, ऊल का फाइबर, जिस भी प्रकार के फाइबर को आपको धागा में कन्वर्ट करना है उसको साथ में ला के जोड़ना होता है। जोड़ के फिर हमारा बनता है यार्न। समझ में आ रही है बात? तो इसमें सिंपल सा आपको पहला बात ध्यान में रखना है, स्पिनिंग का डेफिनेशन। स्पिनिंग का मतलब हो गया सिंपल सा, फाइबर से धागा बनाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। इसमें होता क्या है फिर, इसमें हम लोग फाइबर को ट्विस्ट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक फाइबर को दूसरे फाइबर के साथ हम लोग इसको चरखे में लपेटते जाते हैं और फिर लपेटते लपेटते हमारा साइड से धागा भी बनते तैयार होता जाता है। ठीक है, आगे। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टकली। पहले के ज़माने में हाथ से बनाया जाता था, मतलब कि हाथ से स्पिनिंग किया जाता था, हाथ से फाइबर को धागा में कन्वर्ट किया जाता था। उस समय पे हाथ के द्वारा चलाया जाने वाला एक लकड़ी का बना हुआ मशीन होता था, उसको हम लोग हैंड स्पिंडल कहते थे। स्पिंडल, हैंड स्पिंडल इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग कह देते थे उसको टकली। ठीक है, आगे। अनदर हैंड ऑपरेटेड
डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा तो खैर हम लोगों ने सुना ही है, और चरखा हम लोगों ने भले ना देखा हो लेकिन फोटो में तो हम लोग बहुत देखे हैं। चरखा गांधी जी का फेवरेट हुआ करता था, है कि नहीं। मतलब गांधी जी अपना मतलब दिन का कुछ समय चरखा के साथ जरूर बिताते थे, जो कि करते क्या थे, बस फाइबर से धागा बनाते रहते थे। समझ में आ रही है बात। तो गांधी जी और चरखा, इन दोनों का कहानी बड़ा अमेजिंग है। तो गांधी जी के जीवन में चरखा का बहुत बड़ा रोल था। तो कई बार हम लोग गांधी जी का जब फोटो देखते हैं तो बगल में चरखा भी दिख जाता है हम लोग को, है ना। आगे तो पहले के ज़माने में फाइबर से धागा बनाना यानी कि स्पिनिंग करने का हमारे पास दो तरीका था। पहला हैंड स्पिंडल और दूसरा चरखा, ठीक है। इससे हमारा फाइबर से धागा कन्वर्ट कर लिया जाता था। हाँ, टकली भी आप कह सकते हैं, हैंड स्पिंडल को हिंदी में कहते हैं हम लोग टकली, इंग्लिश में हैंड स्पिंडल कहते हैं। आगे, यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। मतलब जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उस समय पे गांधी जी ने चरखे का इस्तेमाल करके लोगों को ये दिखाया कि किसी भी प्रकार के कपड़े के लिए अंग्रेजों के ऊपर निर्भर डिपेंड मत रहो, अपना चरखा अपने पास से, अपना कपड़ा खुद से बना लो। मतलब जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, भारत को जब आज़ादी मिलने वाला था, गांधी जी ने चरखा का इस्तेमाल करके लोगों को क्या मैसेज दिया, ये मैसेज दिया कि हम लोगों को अंग्रेजों का कपड़ा खरीदने का ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सामान भी है, हमारे पास चरखा भी है, हमारे पास हुनर भी है, तो अंग्रेजों का कपड़ा हम क्यों खरीदें, अपना कपड़ा अपने से बना लेंगे। वो भी किससे बनाएंगे, चरखा से बना लेंगे। समझ में आ रही है बात। तो गांधी जी चरखे का इस्तेमाल करके हम लोगों को एक तरीके से मोटिवेट करना चाहते थे कि अंग्रेजों का साथ छोड़ दो, उसका कपड़ा उपड़ा कुछ भी मत खरीदो, अपना कपड़ा अपने से बना लो। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है महात्मा गांधी इनकरेज पीपल टू वियर खादी। यहाँ तक के गांधी जी हमेशा हम लोगों को इनकरेज करते रहते थे कि अंग्रेज के कपड़े को मत पसंद करो, मत खरीदो, है ना, क्या पहनो, फिर खादी का कपड़ा पहनो। और सवाल है कि सर ये खादी का कपड़ा कैसा क्या था। ये खादी का कपड़ा हमारे इंडिया का कपड़ा था, जो कि हमारे इंडिया के लोग उसको खुद बुनते थे, बनाते थे, फिर उसी से शर्ट पैंट पजामा सब सिलते थे। तो खादी जो कपड़ा था वो हमारे इंडिया का था। तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि अपना कपड़ा खुद से बनाओ और खुद से पहनो, अंग्रेजों का क्यों खरीदना है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ गांधी जी चरखे के थ्रू हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे, ये संदेश देना चाहते थे कि भैया सामान हमारे पास है, चरखा भी हमारे पास है, हुनर भी हमारे पास है, तो अपना कपड़ा अपने से बना लिया जाए, अंग्रेजों के ऊपर किसी प्रकार से निर्भर नहीं रहा जाए, ठीक है। और हम लोगों को गांधी जी हमेशा कहते थे कि अपना कपड़ा पहनो यानी कि खादी पहनो, ठीक है। आगे उसके बाद है टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। खादी कपड़े को बढ़ावा मिल सके, खादी का जो कपड़ा है वो मार्केट में ज़्यादा बिक सके, लोगों के अंदर खादी को लेकर अच्छा सा भाव आए, लोगों को ऐसा लगे कि हाँ खादी भी एक अच्छा कपड़ा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत सरकार ने एक पूरा का पूरा बॉडी ही बना दिया है। बॉडी का मतलब हुआ पूरा का पूरा एक ऑफिस ही खोल दिया है, उसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसका काम ही होता है कि खादी को बढ़ावा देना, खादी का कपड़ा मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आना। समझ में आ रही है बात। और ये सब कब किया गया था, 1956 में किया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि खादी का डिमांड बढ़े, लोग खादी को ज़्यादा पसंद करें, इसके लिए भारत सरकार ने पूरा का पूरा एक सिस्टम ही लॉन्च कर दिया था। और इसका काम ही यही होता था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का काम ही यही होता था कि खादी से रिलेटेड सारे कामों को वो देखेगा। खादी का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, ठीक ना, किस किस प्रकार के कपड़े बनेंगे खादी से, सब कुछ इसमें तय करना होता था। आगे, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। लेकिन आज के ज़माने में यदि हम लोग देखें तो आज के ज़माने में जो स्पिनिंग किया जाता है यानी कि फाइबर से जो धागा बनाया जाता है यार्न, वो आज बहुत ही फास्ट होने लगा है। लेकिन पहले के ज़माने में जो हम लोग चरखी से करते थे, मतलब चरखा से करते थे, हैंड स्पिंडल यानी कि टकली से जो करते थे, उसमें समय लगता था बहुत। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास ऐसे ऐसे मशीन है कि एक एक घंटे में हम लोग लाखों लाख किलोमीटर तक धागा 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं स्पिनिंग। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आज हमारे पास आ गई है, तब ना कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आगे लेकिन कहने का मतलब ये है कि स्पिनिंग पहले हमारा अलग प्रकार से होता था और आज स्पिनिंग हमारा अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलिए
आगे है आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। स्पिनिंग कर लेने के बाद धागा जो बनेगा हमारा स्पिनिंग के बाद, उस धागे का फिर क्या किया जाएगा, फैब्रिक बनाया जाएगा। फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाया जाएगा। इसमें 3 ही चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा। पहला, फाइबर से बनाया जाएगा क्या, यार्न, और फिर यार्न से यानी यार्न मतलब धागा, और धागा से बनाया जाएगा फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कपड़ा। सिंपल सा बात, कोई डाउट इसमें? चलिए, इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हमारा है यार्न टू फैब्रिक। इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर यार्न टू फैब्रिक। मतलब सबसे पहले हम लोग फाइबर से बनाते हैं यार्न यानी कि धागा, और फिर धागा से बनाते हैं फैब्रिक यानी कि कपड़ा। तो इस टॉपिक में हम लोग यही सीखेंगे कि हम लोगों ने क्या कर, मान लीजिए कि हम लोगों ने फाइबर से यार्न बना लिया है, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनाएंगे यानी कि धागा से कपड़ा कैसे बनाएंगे, वही हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यार्न टू फैब्रिक का मतलब हुआ कि धागा से आपको बनाना है अब बुन बुन के कपड़ा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे तौर तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग धागा से कपड़े को बना सकते हैं, बुन सकते हैं। बहुत सारे तौर तरीके हैं, लेकिन द 2 मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग। बहुत सारे ऐसे तौर तरीके हैं जिसके के थ्रू हम लोग धागा का इस्तेमाल करके कपड़े का बुनाई कर सकते हैं, लेकिन 2 मेथड, 2 प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका पहला वीविंग और दूसरा है निटिंग। समझ में आ रही है बात? इसमें के जो है ना साइलेंट रहता है, इसको हम लोग निटिंग नहीं बल्कि निटिंग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे तौर तरीके हो सकते हैं कपड़े का बुनाई करने का, लेकिन 2 इसमें मेथड बड़ा अच्छा है। वो है पहला वीविंग का और दूसरा है निटिंग का। चलिए समझते हैं दोनों के बारे में क्या है। पहला वीविंग समझते हैं, फिर निटिंग समझेंगे। वीविंग में है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग का सिंपल सा मतलब होता है हिंदी में बुनाई करना। क्या करना? बुनाई करना। इसमें आप क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्रकार का धागा लेते हैं और उन्हीं 2 अलग अलग प्रकार के धागा से आपका पूरा का पूरा कपड़ा बुन के रख देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वीविंग। और ऐसा जनरली आप कब करते हैं, जब हमारी मम्मी लोग स्वेटर वगैरह बनाती है ना, उस समय पे आप देखते होंगे कि 2 स्टिक रहता है उनके हाथ में, दोनों स्टिक में एक एक धागा रहता है, मतलब ऊल का कपड़ा रहता है, धागा, ऊल का धागा, और उसी से पूरा वो स्वेटर को बुन देती हैं। तो जो बेसिकली हमारी मम्मी लोग जो स्वेटर बुनती हैं, टोपी बुनती हैं जाड़े के समय के लिए, वो होता है वीविंग। इसमें मात्र कितने धागा का इस्तेमाल होता है बताओ? 2 धागा का इस्तेमाल होता है बस। एक धागा होता है लेफ्ट हैंड में और एक धागा होता है राइट हैंड में, इसी से पूरा कपड़े का बुनाई हो जाता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। लूम्स का मतलब हुआ एक तरीके से घरों में भी हो जाता है, छोटे मोटे लेवल पे। छोटे मोटे लेवल पे मशीन है तो मशीन में भी हो जाता है। ठीक है, मतलब बुनाई का जो काम है वो छोटे लेवल पे भी हो जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो ये जो मशीन होते हैं जनरली या तो वो हाथ से भी चलाए जाते हैं और बिजली से भी चलाने वाले हमारे पास मशीन है जिससे कपड़े का बुनाई हो जाता है। समझ आ रही है बात? तो वीविंग में ध्यान रखिएगा, वीविंग में मात्र हमारे 2 धागे का इस्तेमाल होता है और 2 धागा का ही इस्तेमाल करके पूरा का पूरा कपड़ा बुन के रख दिया जाता है। ठीक है, आगे। और इसका जो बुनाई है लोग हाथों से भी करते हैं, कई बार मशीनों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वीविंग। अगला है निटिंग। देखो, द प्रोसेस ऑफ इंटरलॉपिंग ऑफ अ सिंगल यार्न टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड निटिंग। निटिंग में एक ही धागा का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो धागा का इस्तेमाल इंटरलॉपिंग के जैसा होता है। इंटरलॉपिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? एक दूसरे में फंसाना। एक बार वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा तो एक बार वो वर्टिकल फॉर्म में होगा। मतलब एक बार वो हॉरिजॉन्टल होगा, लेफ्ट राइट, और एक बार हो जाएगा अप एंड डाउन। तो कहने का मतलब नीटिंग में धागा जो इस्तेमाल होता है वो मात्र एक ही धागा इस्तेमाल होता है और वो धागा ही बार बार लेफ्ट राइट करेगा, और उसके बाद लेफ्ट राइट हो जाने के बाद फिर वो ऊपर नीचे कर करके वो क्या कर देगा, दूसरे को इंटरलॉक कर देगा, मतलब वो फंसा देगा। मतलब कि एक बार हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में और एक बार
वर्टिकल के फॉर्म में वो पूरा का पूरा कपड़ा बुन के आपका रख देता है। ये होता है नीटिंग में। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। ये अब ज़्यादातर हाथ से नहीं होता है, हालांकि हाथ से ये पहले होता था, लेकिन अब इसको ज़्यादातर हाथ से ना करके किससे किया जाता है, मशीन से किया जाता है। लेकिन पहले दोनों से होता था, हाथ और मशीन दोनों से होता है, आज भी होता है दोनों से, लेकिन आज के ज़माने में हाथ का इस्तेमाल कम, मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वीविंग और नीटिंग में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि वीविंग करने के लिए आपको 2 धागा चाहिए होगा दोनों हाथ में, और नीटिंग के लिए आपको मात्र 1 धागा चाहिए होगा। कपड़ा बुनाई का दोनों काम करेगा। वीविंग में भी हम लोग कपड़ा ही बुनते हैं, नीटिंग में भी कपड़ा ही बुनते हैं, लेकिन वीविंग में आपको 2 धागा चाहिए अलग अलग प्रकार का, और नीटिंग में आपका 1 सिंगल धागा से भी काम चल जाएगा, पूरा कपड़ा बुना जाएगा आपका। ठीक है, ये था हमारा वीविंग और नीटिंग। अगला है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, उसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। टॉपिक का नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल का मतलब हुआ कि आखिर कपड़े का बुनाई ये सब शुरुआत कैसे हुआ, है ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब से हम लोगों का पृथ्वी पे इंसान का रहना शुरुआत हुआ, क्या तब से हम लोग कपड़ा ही पहन रहे हैं क्या? नहीं, पहले कुछ और पहनते थे हम लोग, पत्ता वगैरह हम लोग लपेट लेते थे अपने शरीर के चारों तरफ, जानवर को मार के उसके स्किन को हम लोग लपेट लेते थे। लेकिन फिर सवाल ये है कि सर फिर कपड़े का शुरुआत कैसे हुआ, वही हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल का मतलब हुआ कि आखिर कपड़े का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो शुरुआत कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क ऑफ बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। पुराने ज़माने में, आज से बहुत समय पहले, एंशिएंट टाइम का बात हो रहा है, बहुत समय पहले लोग क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए बड़े बड़े जो पेड़ होते थे ना, बड़े बड़े पेड़ के जो पत्ते होते थे बड़े बड़े, उसको लेके अपने बॉडी में लपेट लेते थे, बड़े बड़े पत्ते को। नहीं, वो तो छोटा हो गया। बनाना को आप क्या समझते हैं, बहुत बड़ा पत्ता है, वो तो आज आपको दिखता है ना बड़ा पत्ता, लेकिन आज से लाखों लाख साल पहले क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ा पत्ता बनाना का ही रहा होगा? बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत छोटा रहा होगा। आज से लाखों लाख साल पहले बहुत बड़े बड़े प्लांट थे, उसके पत्ते को लोग लपेटते थे, पहला। दूसरा बात, एनिमल को मार दिया, उसका जो खाल होता है स्किन, उसको लपेट लिया, है ना। इस तरीके से अपना पहले लोग अपना शरीर ढकने का काम करते थे। उसके बाद आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उसके बाद जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने खेती करना सीखा, लोग जब मोहल्ले बना के रहने चालू कर दिए, गांव वगैरह में लोग रहना चालू कर दिए, तब इन लोगों को बुनने का कला आया। बुनने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को किस तरीके से सिलना है, कैसे बुनना है, ये इन लोगों ने सीखा। घास का इस्तेमाल करके, बम्बू ट्री का इस्तेमाल करके इन लोगों ने टोकरी, है ना, बास्केट वगैरह इन लोगों ने बनाना सीख लिया। तो मतलब मोटा मोटी इनको धीरे धीरे आइडिया ये मिलने लगा था कि कपड़े का बुनाई कैसे किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कपड़े का जिस तरीके से बुनाई होता है, उसी तरीके से टोकरी वगैरह भी बनाया जाता है, आपने कभी देखा होगा तो, है कि नहीं। तो इनको धीरे धीरे समझ में आ गया था, और ये सीख भी रहे थे लोग धीरे धीरे कि कपड़े का बुनाई मतलब टोकरी का बुनाई यदि ऐसा होता है तो कपड़े का भी बुनाई ऐसे ही हो सकता है। इन लोगों को धीरे धीरे अब समझ में आ रहा था। आगे, वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड, दीज वेयर वोवन इनटू फैब्रिक्स। बाद में फिर इन लोगों को धीरे धीरे पता चला कि जानवरों के बाल से, जानवरों के मतलब जो जानवर मर जाते हैं, बेसिकली जानवर को मार के उनके बालों का इस्तेमाल करके इन लोगों ने फिर धीरे धीरे सिलना स्टार्ट किया। विविंग इन्होंने सीखा, फिर निटिंग भी इन लोगों ने सीख लिया। निटिंग तो ये लोग बाद में सीखे थे, पहले विविंग सीखे थे। तो इस तरीके से ये लोगों ने कपड़े को सिला कैसे जाता है ये इन लोगों ने सीख लिया धीरे धीरे। और शुरुआत कहाँ से हुआ था? बास्केट से हुआ था, टोकरी से। मतलब टोकरी इन लोगों ने जब बनाना स्टार्ट किया ना, इन लोगों ने जब टोकरी बना लिया तो इनको लगा कि जब टोकरी ऐसे बुना जा सकता है तो कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। तो फिर इन लोगों ने एनिमल के स्किन को लिया और उस स्किन से इन्होंने बाल निकाला पूरा, उसके बाल को फिर इन्होंने उनके बाल को सिल के धीरे धीरे, जैसे बास्केट के लोग बनाते थे टोकरी वगैरह, वैसे ये लोग कपड़े को भी बनाने लग गए। इस तरीके से कपड़े का शुरुआत हो गया।
द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द गंगा रिवर। पुराने ज़माने के लोग सबसे पहली बार यदि उन लोगों ने कपड़े किसी प्रकार का पहना तो वो कैसा कपड़ा था? कॉटन का कपड़ा। समझिएगा ध्यान से, मतलब कपड़े का शुरुआत जब हुआ तो पहला यदि कपड़ा इन लोगों ने बना के पहना तो वो किस प्रकार का? कॉटन का, और वो भी कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे बगल में, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी के बगल में उस समय पर कॉटन का खेती बड़ा अच्छा होता था। आगे, फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी हमारा एक प्रकार का प्लांट ही है, मतलब फ्लैक्स एक प्रकार का प्लांट है, ये भी हम लोगों को नेचुरल फाइबर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिस तरीके से कॉटन हमारा है ना नेचुरल फाइबर, उसी प्रकार से फ्लैक्स भी हमारा एक नेचुरल फाइबर ही है। वो भी हम लोगों को फाइबर ही देता है, उससे भी कपड़ा बनता है, फ्लैक्स से भी कपड़ा बनता है। आगे, इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इजिप्ट का बात करें, आज से बहुत समय पहले इजिप्ट में भी कपड़ा बनाया जाता था कॉटन से भी और फ्लैक्स से भी, और इन दोनों का जो खेती होता था वो नाइल नदी के बगल में होता था। समझ में आ रही है बात? मतलब कि इजिप्ट में भी कॉटन और फ्लैक्स का कपड़ा बनाया जाता था आज से बहुत समय पहले, और नाइल नदी के बगल में इन लोगों का, मतलब इन सभी का खेती होता था, कॉटन का, फ्लैक्स का, इन सभी का नाइल नदी के बगल में खेती होता था, तो वहाँ पे इन लोगों का कपड़ा भी बनाया जाता था इन सब का। उसके बाद है, विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फाइबर टू मेक क्लॉथ्स। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाद में किसका आविष्कार हुआ? सुई का आविष्कार हो गया। सीविंग नीडल का मतलब क्या हुआ? सीविंग नीडल का मतलब हुआ कपड़ा सिलने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, सुई का बाद में इन्वेंशन हो गया। जब सुई का इन्वेंशन हुआ तो लोगों को कपड़ा सिलना और आसान हो गया, ठीक है। और इस तरीके से धीरे धीरे इन्वेंट होते होते आज हम लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आज हम लोग मशीन में सब कुछ डाल देते हैं, कपड़ा बन के उधर से तैयार हो जाता है एक बार में, है ना। तो टेक्नोलॉजी समय के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है, उसी के साथ हम लोगों का कपड़ा पहनने और कपड़ा का जो क्वालिटी वो दोनों भी इम्प्रूव हो गया है कि नहीं। चलो, इस तरीके से हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। कोई डाउट आप लोगों को चैप्टर में? चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।